eager to listen to you. Thanks everyone. Thanks especially Nirja ma'am and thanks Naima for extending this invite and deciding to spend your busy Monday with trying to learn more about gender, trying to learn more about equality, and that too through me. I think I'm just a beginner and not an achiever. There is a long road ahead. मैं थोड़ा थोड़ा बीच में हिंदी में भी बोलूंगी एंड आई थिंक लोग उसके साथ कंफर्टेबल हैं क्योंकि जब हम अपनी भाषा में बात करते हैं तो बात शायद दिल तक पहुंचती है। इमेजिन कीजिए कि आप एक गायनी ओपीडी में बैठे हैं और एक के बाद एक मरीज आप देखते जा रहे हैं। आपकी उम्मीद है कि जो अगली मरीज होंगी वो भी कोई महिला होंगी, बट देयर इज अ सरप्राइज। आपके रूम में वॉक इन करके आती हैं एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति। आप तो प्रिपेयर्ड थे एक महिला की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अब आ जाते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति और आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आप उनसे कैसे बातें करें। आप उनको कहें कि फीमेल प्रोनाउंस यूज करें, मेल प्रोनाउंस यूज करें, जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउंस यूज करें। यू आर नॉट श्योर वेदर व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ दिस पर्सन। यू आर नॉट श्योर कि वो जो दवाइयां खा रही हैं, जो हार्मोन्स खा रहे हैं, उनका क्या इफेक्ट हो रहा है। तो बहुत सारे सरप्राइजेस आपको उस वक्त मिल सकते हैं और मैं ये कहूंगी कि शायद हम इसके लिए कभी ट्रेन नहीं किए गए, इसलिए ये सरप्राइजेस हमारे लिए होते हैं जबकि होने नहीं चाहिए। उसी तरह आज की मीटिंग में भी जब आप लोगों ने टाइटल पढ़ा होगा जेंडर इक्विटी, तब शायद ये सोचा होगा कि कोई महिला आएगी और महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करेगी और महिला सशक्तिकरण के बारे में बात होगी। लेकिन सॉरी, there's a surprise. It's me, Dr. Aksar Sheikh, who is a very out and proud transgender woman. And I'll be speaking on the issues of the transgender persons that they have faced during the pandemic. लेकिन क्योंकि गैदरिंग मेडिकल एजुकेटर्स की भी है, स्टूडेंट्स की भी है, हो सकता है एक आध कोई स्टूडेंट या सुनने वाला यहाँ पे ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी हो सकता है जो अभी बाहर नहीं आए हैं खुल के, या हो सकता है जो बाहर खुल के आए हुए हों। तो ये मैसेज उन सभी के लिए है कि किस तरह से हम अपना जो मेडिकल कॉलेज का एनवायरनमेंट है वो भी ट्रांसजेंडर फ्रेंडली बना सकते हैं। तो मैं मेरी जो जर्नी रही है एज अ मेडिकल स्टूडेंट से लेके आज एक मेडिकल फैकल्टी और एक रिसर्चर ऑन ट्रांसजेंडर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो ये उन्हीं पूरी जर्नी का निचोड़ जो है वो मैं इस आज के टॉक में आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। मैंने अपना MBBS और MD सेठ GS मेडिकल कॉलेज इन KM हॉस्पिटल मुंबई से किया था और उसके बाद मुझे सफ़र करना पड़ा दिल्ली का आज से 10 साल पहले। एंड देन आई जॉइंड हिमसर एज अ फैकल्टी मेंबर। और आज कल मैं ट्रांसजेंडर प्रोजेक्ट्स के ऊपर 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं हम। एक है एक्सेस टू दी हेल्थ केयर बाय द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी विच इज़ बाय ठाकुर फाउंडेशन, और दूसरा जो हम यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साथ कर रहे हैं वो है मेडिकल करिकुलम को हम किस तरह से ट्रांसजेंडर फ्रेंडली बना सकते हैं। 2 प्रेजेंटेशंस मैं यूज करूंगी अपनी टॉक के दौरान और उम्मीद है कि हैवी लंच होने के बावजूद आप लोग सोएंगे नहीं इस टॉक में। तो काफी इंटरेस्टिंग एंड आई वांटेड टू बी इंटरेक्टिव। तो डॉक्टर गीता को अपने सवाल भेजते रहिए, हम कोशिश करेंगे कि बीच में या अंत में जैसे भी हो सके हम इन सवालों को शामिल करें। तो जो मेरी पहली टॉक है, जो मेरा पहला मुद्दा है जिस पे मैं बात करने वाली हूँ वो है ट्रांस एंड पैंडेमिक। आज के ज़माने में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें हम पैंडेमिक का जिक्र ना करें, उसके बारे में बात ना करें। तो हम आज भी जो हैं वो ट्रांसजेंडर और किस तरह से वो पैंडेमिक में सफ़र कर रहे हैं या किस तरह से उसको कोप कर रहे हैं इसकी बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी शुरुआत पहले हम करते हैं कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन होता है, वो कैसे दिखाई देते हैं। शायद आपकी जो कल्पना है किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति की वो इस किस्म की हो कि ये ऐसे दिखते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो किन्नर कम्युनिटी हम अक्सर अपने सड़कों पे, शादियों में, बच्चों के जन्म पे दिखते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति सिर्फ ऐसे ही नहीं दिखते हैं। ये भी
एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। ये एक ट्रांस मैन है जिनका जन्म एक फीमेल बॉडी में हुआ, लेकिन उन्होंने बाद में अपने आप को ट्रांजिशन किया, चेंज किया। ये एक हॉलीवुड परफॉर्मर है और जो रिसेंटली बहुत सारी फेमस मूवीज जो हैं जूनो वगैरह, इसमें इन्होंने काम किया और अभी इन्होंने घोषित किया कि ये भी एक ट्रांस व्यक्ति है। तो सबसे पहले तो हमारी कल्पना ये होनी चाहिए कि जब हम किसी ट्रांस व्यक्ति की बात करें तो वो ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं वो इलिटरेट हैं, वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते। अगर कोई पढ़ लिख गए तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो स्कूल तक पहुंच गए और स्कूल में जाके पढ़ लिख गए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर वो कॉलेज और प्रोफेशनल कॉलेज में जाकर डिग्री हासिल कर गए और उसके बाद में कोई जॉब मिल जाए उनको, तो बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। रिसेंटली न्यूज़ थी कि कोची मेट्रो ने कुछ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने स्टाफ में शामिल किया। And then that became a news. That was a headline, though there were only 25 transgender persons who were hired by them. So it is so rare that in a country of 130 crores, when a few transgender persons are hired, it becomes national news. Now, थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाके समझें कि ये ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो हमें दिखाई देते हैं, ये क्या प्रोफेशंस में काम करते हैं, ये क्या कैसे अपनी जिंदगी बिताते हैं। Most of the transgenders in India are engaged in begging, जिसको वो अपनी भाषा में मंगती कहते हैं। तो आपने इनको रेलवेज में, ट्रेन में भीख मांगते हुए देखा होगा, आपने सिग्नल पे भीख मांगते हुए देखा होगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको लोग काम भी नहीं देते। इसके अलावा बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो सेक्स वर्क में इन्वॉल्व हैं। एक तरफ तो लोग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हेट करते हैं और दूसरी तरफ उनकी बॉडीज को इस्तेमाल करते हैं सेक्स वर्क के लिए। ये एक और वजह है कि क्यों ट्रांसजेंडर लोग बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस, फॉर एचआईवी एंड एड्स। और आपने ये भी देखा होगा कि क्योंकि इंडिया में एक बिलीफ है कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके आशीर्वाद में काफी पावर होता है, तो अक्सर वो बधाई देने का काम करते हैं किसी बच्चे के जन्म पर या शादी ब्याह में। लेकिन अगर हम देखें तो ये तीनों ही प्रोफेशन जब पैंडेमिक आया तो एक किस्म से बंद हो गए। शादियों में सिर्फ 20 लोगों को बुलाने की परमिशन थी, लोग अपने रिश्तेदारों को नहीं बुला पा रहे थे, तो हिजड़ा या किन्नर कम्युनिटी के लोगों को कहां से बुलाते। अगर सेक्स वर्क की बात करें तो लोगों ने एक दूसरे को टच करना छोड़ दिया था, तो ऐसे में लोग कहाँ पे सेक्स वर्क वालों को पैसे देंगे और उनके साथ सेक्स करेंगे। और अगर हम भीख मांगने की बात करें तो अगेन 2 गज की दूरी की बात है, 2 गज की दूरी से भीख सिर्फ फेंक कर दी जा सकती है, तो कैसे भीख भी देंगे। लोग ऐसे करने लगे कि शीशे चढ़ाने लगे अपनी गाड़ियों के जैसे इनको देखते थे। तो बहुत ज्यादा स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन है और जो इनके ट्रेडिशनल प्रोफेशंस हैं वो सारे एक किस्म से ठप हो गए थे इस पैंडेमिक के दौरान। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द ट्रांसजेंडर जो पॉपुलेशन है हमारी, वो हेल्थ केयर एक्सेस नहीं कर पाती है। वो इसलिए हेल्थ केयर एक्सेस नहीं कर पाती है क्योंकि सबसे पहले तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको वो अफोर्ड नहीं कर पाते। वन ऑफ द पुअरेस्ट कम्युनिटीज में आता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। उसके बाद में अगर हम गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करें तो वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है, इतने ज्यादा लोग हैं, वो कंफर्टेबल नहीं फील करते वहां जाने से, क्योंकि जब वो वहां पे जाते हैं then everyone is staring at them, looking at them as if some animal has come, in the crowd of human beings. ओपीडी की 2 कतारें हैं, स्त्रियों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए भी अलग है, लेकिन ट्रांसजेंडर व्यक्ति कहां जाके खड़े होंगे। अगर किसी ट्रांसजेंडर को जो कि पुरुष जैसे दिखते हैं आपकी गायनी ओपीडी में आना हो तो क्या उनको पेपर बड़ी आसानी से मिल जाएगा? लोग तो कहेंगे आप तो पुरुष हैं, आप कहां से गायनी ओपीडी का पेपर मांगने आ रहे। नाम कौन सा लिखवाएंगे? वो नाम जो उनको जन्म पे मिला था या वो नाम जो वो अपना मानते हैं? क्योंकि आधार में शायद नाम चेंज नहीं हुआ है। जेंडर क्या लिखाएंगे?
मेल फीमेल ट्रांसजेंडर का अक्सर ऑप्शन ही नहीं है। और फिर उसके बाद में हमारे अनफॉर्चुनेटली जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे इंटर्न्स हो, रेसिडेंट्स हो, कंसल्टेंट्स हो, we have not been trained to see transgender patients, we have not been trained to talk to transgender patients। तो हम कैसे बात करेंगे और वो कैसे कंफर्टेबल फील करेंगे, हम उनको कैसे ऐसे एग्जामिन करेंगे कि वो अपनी डिग्निटी भी मेंटेन रखें और उनको हम हेल्थ केयर भी प्रोवाइड कर सकें। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको महिलाओं से भी जो है डिग्निफाइड तरीके में बात करना नहीं आ रहा है अब तक। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको तो अब ट्रांसजेंडर लोगों से भी डिग्निफाइड तरीके में बात करना है। तो बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग है, लेकिन करना है। अगर हम बात करें उनके सिविल राइट्स की, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की, तो क्या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इंडिया में वो सारे अधिकार हैं जो बाकी लोगों को हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं। आज की भी डेट में अगर हम देखें तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मैरिज राइट्स नहीं है, लीगली स्पीकिंग इन इंडिया। अगर हम बात करें अडॉप्शन की, तो उनको अडॉप्शन की राइट्स नहीं है, उनको सरोगसी के राइट्स नहीं है। इवन व्हेन वी स्पीक ऑफ समथिंग एज सिंपल एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, it says it is for women. Now someone, let's say there's a trans man who was assigned female sex at birth but who is now in a male appearance. Legally speaking, if their gender is male, they cannot access medical termination of pregnancy. तो बहुत सारे ऐसे हमारे लॉज अभी भी हैं जिनको चेंज होने की जरूरत है। अगर हम देखें एक्सेस टू सर्जरी, सॉरी मैं आपको कुछ ऐसे चित्र दिखा रही हूं जो देखकर शायद आपका मन विचलित हो जाए, लेकिन हकीकत से आप लोगों को रूबरू कराना ही मेरा मकसद है। तो इफ यू लुक एट दिस सर्जरीज, द जेंडर अफर्मेशन प्रोसीजर्स, मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, क्या आपके अस्पताल में अवेलेबल है? क्या आपके अस्पताल में ट्रांसजेंडर व्यक्ति आके अपने जेंडर अफर्मेशन प्रोसीजर्स करा सकते हैं? क्या वो मैस्टेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी, ओफरेक्टमी, जेनाइटल रिकंस्ट्रक्शन, क्या ये सारी सुविधाएं डिग्निफाइड अफोर्डेबल तरीके से उन्हें उपलब्ध हैं? अगर नहीं है तो आप सोचिए कि वो कहाँ से कराते हैं, कैसे कराते हैं? क्या वो क्रूड तरीके से कराते हैं या उनको बैंकॉक जाना पड़ता है लाखों रुपए लेकर के सर्जरीज कराने के लिए? अगर हम बात करें 2015 की, आज से 6 साल पहले, जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 65 साल हो गए थे इंडिया की आजादी को, तब जाकर लीगली जो है थर्ड जेंडर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस वर लीगली आइडेंटिफाइड इन इंडिया। इसके पहले हमारे कानून में कहीं भी मेल फीमेल के अलावा कुछ नहीं था, और अगर कुछ नहीं था तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी नहीं थे। उसके बाद में 2019 में इंडिया में एक बिल लाया गया जिसको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, विच गॉट कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट, और उसके रूल्स आए 2021 में। लेकिन जैसे कि आप इस तस्वीर से देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर व्यक्ति खुद जो है इस रूल्स को अपोज कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो रूल्स आप बना रहे हैं ये गलत हैं, आपने हमारी इसमें जो है कोई सलाह नहीं ली है, इनको हमारे ऊपर मत थोपिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये एक्ट में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद में 2019 में ये एक्ट बना, 2021 में उसके रूल्स नोटिफाई हो गए, यानी वो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन उसका स्टार्ट हो गया। और फिर उसके बाद में उसी साल जो है नेशनल ट्रांसजेंडर काउंसिल भी बनाई गई, जिसके ऊपर भी अपोजिशन हुआ बहुत सारे लोगों का इसको लेकर कि इसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपको ये जान के बड़ा अजीब लगेगा कि जो नेशनल ट्रांसजेंडर काउंसिल है उसमें ट्रांसजेंडर लोग कम हैं, और जो उसके विपरीत है यानी कि सिसजेंडर लोग वो ज्यादा हैं। कभी आपने सुना कि कोई महिला काउंसिल में पुरुष ज्यादा है और महिला कम होते हैं? लेकिन यहाँ पे ये जो है वो चीज आपको बड़ी अजीब सी देखने में। ये सब चल रहा था 2020 फरवरी की सारी बातें, जब मार्च 2020 आया और हम सबकी जिंदगी चेंज हो गई, क्योंकि एक नई आफत हमारे ऊपर आ गई जिसका नाम था कोरोना, कोविड-19। एंड देन
वो हम सबकी जिंदगी तो उससे अफेक्ट हुई, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनकी जिंदगी अफेक्ट हुई? तो उनके सारे प्रोफेशंस बंद हो गए, जो किराए से रह रहे थे कहाँ से देंगे, खाना कहाँ से खाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लोग कुछ काम करते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भीख मांगने लग जाते हैं, है ना, ये एक सबसे लास्ट मेथड ऑफ सर्वाइवल है। लेकिन जो ऑलरेडी भीख मांग रहे हैं, जब उनको प्रॉब्लम फेस हो, जब वो भी ऑक्यूपेशन नहीं कर पाए, तो वो कहाँ जाएंगे? वो आप कौन सा ऑक्यूपेशन करेंगे? एंड जैसे मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्संस आर एंगेज्ड इन बेगिंग, एंड अनफॉर्चुनेटली बेगिंग भी नहीं कर पा रहे थे, तो आप क्या करते? तो इट बिकेम अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर द ट्रांसजेंडर पर्संस। लॉकडाउन था, लोग घरों में कैद थे। जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी फैमिलीज को छोड़कर अलग रहते थे, उन्हें अब दोबारा अपनी उन्हीं अब्यूजिव नेटल फैमिलीज के पास जाना पड़ा। जो लोग दोस्तों के साथ किसी टोली में, किसी जो है घराने में रहते थे, किराया न देने की वजह से उनको वापस अपनी फैमिलीज में जाना पड़ा। और इन फैमिलीज में क्या क्या हुआ? यहाँ पे हुआ सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस। और व्हेन आई स्पीक ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि महिलाओं के साथ भी बहुत ज्यादा हुआ इस पूरे पैंडेमिक के दौरान, हमने देखा है कि किस तरह से महिलाएं अपने ही घर में कैदी बन गई थी। तो आप सोचिए ट्रांसजेंडर लोगों के साथ में कितना अब्यूज होगा, और ये what their अब्यूज democratic aspirations might be and what the party does. Now, in that context, it's a different thing that China as a country, as an economy, has grown rapidly over the last 30 or 40 years after the reforms in 1977. It has grown very, very fast. I think someone needs to unmute themselves. या ओके। तो जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, तो ये ना सिर्फ फिजिकल अब्यूज है, ना सिर्फ मेंटल और इमोशनल टॉर्चर है, बल्कि इवन सेक्सुअल अब्यूज भी होता है। दिस समथिंग नोन एज कन्वर्जन थेरेपी। रिसेंटली न्यूज में थी कि कन्वर्जन थेरेपी मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इस पे बैन लगे। क्यों बैन लगे? क्योंकि जो क्वेयर पर्सन्स हैं, जो समलैंगिक लोग हैं, होमोसेक्सुअल लोग हैं, या जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, ये कोई बीमारी से सफर नहीं करते कि आप उनको थेरेपी दें और उस बीमारी को क्योर करें या कन्वर्ट करें उनको। तो किसी भी किस्म की, इस किस्म की जो कन्वर्जन थेरेपी है, वो बैंड है इंडिया में। लेकिन अनऑफिशियली इंडिया में बहुत कुछ होता है, और ये आप सब भी जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो कन्वर्जन थेरेपीज हो रही थी, जिसमें लोग ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास अपने बच्चों को ले जा रहे थे कि ताकि वो करंट देके, शॉक्स देके उनको जो है ठीक कर सके। करेक्टिव रेप्स होते हैं हमारे देश में। खाप पंचायतों वाला देश है हमारा, महिलाओं के साथ तो अत्याचार होता ही है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति कैसे बच जाएंगे? करेक्टिव रेप्स अक्सर लेस्बियन महिलाओं के साथ में होते हैं, जिसमें कोई पुरुष जो है वो उनका रेप करता है, ताकि वो एक्सपीरियंस कर सकें कि कैसे फील होता है एक पुरुष के साथ, और हो सकता है कि उनकी डिजायर जाग जाए पुरुषों के लिए। तो इसको हम करेक्टिव रेप्स कहते हैं। ये बहुत सारे रिपोर्ट हुए इस पैंडेमिक के दौरान। जबरदस्ती लोगों की शादियां करा दी गई। अब तो बहुत आसान था पैंडेमिक में शादी करना, आपको बस 10-12 लोगों की जरूरत थी और शादियां हो सकती थी। कोई खर्च नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत सारे ट्रांसजेंडर लोगों की इस दौरान जबरदस्ती शादियां करा दी गई। तो ये सारी परेशानियां जो हैं झेलने को उनको मिली। अगर कुछ मैं इनके एक्चुअल कोटेशंस आपके सामने पेश करूं, this is an actual quotation by a transgender person who says that no one wanted to give us money. People are not even ready to roll down their windows. तो लॉकडाउन के पहले वही लोग जो कम से कम भीख तो दे देते थे, अब वो भी नहीं दे रहे थे। People are not inviting their close relatives to weddings and other celebrations, so why will they call us? तो जो बधाई वाला सिस्टम था वो भी इनका पूरा जो है वो ठप हो गया। अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें, क्योंकि हमारे साथ काफी सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले जो जनरल हेल्थ केयर है, हमने देखा कि किस तरह लॉकडाउन के दौरान हम सबको प्रॉब्लम हुई है हेल्थ केयर एक्सेस करने में। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम हेल्थ केयर सिस्टम में हैं, तो हमें शायद इतनी परेशानी नहीं हुई। लेकिन आप किसी और को पूछिए
जो सिस्टम के बाहर के लोग हैं, कि उनको कितनी परेशानी हुई एक डॉक्टर को दिखाने में। एक ट्रांस पर्सन को डॉक्टर को दिखाना बहुत मुश्किल है, चाहे वो अपने बुखार के लिए ही किसी डॉक्टर से मिलने जाना चाहे। तो आप सोचिए कि इस पूरे पैंडेमिक और लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कैसे हासिल किया होगा मेडिकल कंसल्टेशन। अगर हम बात करें कॉन्डम्स की, बंद कर दिए गए थे इनकी सप्लाईज, इनके हमें मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने थे। तो कॉन्डम्स का क्या काम? एआरटी यानी कि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जो कि बहुत ही जरूरी है सर्वाइवल के लिए, सभी एचआईवी इन्फेक्टेड पर्संस के लिए, वो भी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। इट टुक मेनी मंथ्स फॉर दैट सप्लाई टू बी रीस्टार्टेड। जहां तक मेंटल हेल्थ के सर्विसेज का सवाल है, आपको ये पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनमें सुसाइड की रेट्स सबसे ज्यादा हैं। और ऐसे में जब इतनी सारी परेशानियां हो और उस वक्त इंसान को एक काउंसलर भी ना मिले, कोई एक ऐसा व्यक्ति भी ना मिले जो उनकी बात सुन सके, तो उनकी मेंटल हेल्थ की क्या कंडीशन होगी, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तो जेंडर अफर्मेशन सर्विसेज भी बंद हो गई थी। सरकारी अस्पतालों में तो है ही नहीं ये सर्विसेज, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी थी तो कोविड के डर की वजह से या तो डॉक्टर्स ने इसको करना बंद कर दिया क्योंकि ये उनके हिसाब से इलेक्टिव सर्जरी है, या फिर उन्होंने जो है अपने अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। जहां तक सप्लाईज की बात है, चाहे वो हार्मोन की सप्लाईज हो, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन की सप्लाईज हो, या बाकी किसी चीज की, दे ऑल्सो वर कंप्लीटली डिसरप्टेड। एंड बहुत सारे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लीगल सर्विसेज की जरूरत होती है ताकि वो गेजेट में नोटिफिकेशन निकाल के अपना नाम चेंज कर सकें, ऑफिशियली अपना जेंडर चेंज कर सकें, एफिडेविट्स बना सकें सर्जरी के पहले। और ये सब आपने देखा था कि कोर्ट्स बंद थी, तो ये सब वो नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारी परेशानियां जो हैं वो उनको झेलनी पड़ी। जहां तक किसने मदद की उनको, अगर हम देखें तो क्या गवर्नमेंट ने मदद की? गवर्नमेंट की एक बॉडी है, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, और ये सेंट्रल बॉडी है जो कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर पे काम करती है। इसने क्या कहा? इसने कहा कि 2020 में हम आपको पेंशन देंगे। पेंशन की अमाउंट होगी 1500 रुपये, मात्र 1500 रुपये फॉर एंटायर ईयर। और वो 1500 रुपये भी कितने लोगों को मिले? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अल्टीमेटली मिले 1% ऑफ द पॉपुलेशन। कितनी पॉपुलेशन है ट्रांसजेंडर की अकॉर्डिंग टू सेंसस? 5 लाख लोग। 5 लाख में से वो इसको दे पाए सिर्फ 5000 लोगों को। और ये जो 5 लाख है, लेट मी टेल यू, इज एन अंडर एस्टिमेट। ये सारे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का काउंट नहीं है, जो एक्चुअल काउंट है वो मेरे ख्याल से इससे 10 गुना ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने कम लोगों तक गवर्नमेंट का एड पहुंच पाया। तो कहां से पहुंचा? फिर फिलैंथ्रोपी, लोगों ने आपस में एक दूसरे को सपोर्ट किया, एनजीओज ने सपोर्ट किया, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द कम्युनिटी सपोर्टेड। ट्रांसजेंडर लोगों में कुछ लोग काफी अमीर भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो बेहद गरीब है। तो कुछ उन्होंने आपस में एक दूसरे को इस तरह से सपोर्ट किया। फिर आया 16 जनवरी 2021। That was the day when India launched its COVID vaccination program. एक आशा की किरण थी हमारे पास, क्या वैक्सीन आ गई है, अब कोविड चला जाएगा। अच्छे दिन आ गए फाइनली। And that's my photograph taking the vaccine on 16th January. I took the shot on the first day itself and became the first transgender person in the country to get vaccinated. Very fortunate and privileged of me. I was also appointed as the nodal officer of the COVID vaccination center, making me the first and the only transgender person to be appointed as the nodal officer of a COVID vaccination center. Suddenly, I was in the media limelight that, how a transgender doctor is leading the vaccination campaign, and I was covered by a lot of media. But then I was the only one person. What about the majority of the transgender persons? Were they that fortunate to access vaccination? Unfortunately, the situation was very gloomy. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आपके सामने पेश कर रही हूं ताकि आपको अंदाजा है कि क्या हो रहा था। There were reports that due to fear, एक तो उनको डर था वैक्सीन का, हर एक को डर होता था, है ना। हमने देखा शुरू में हेल्थ केयर वर्कर्स कितने डर रहे थे,
बाद में दूसरे लोग अभी भी डर रहे हैं, तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को क्या डर नहीं होगा? उनको भी डर था। एंड देयर वाज अ लैक ऑफ गवर्नमेंट आउटरीच। सभी के साथ लाइन में खड़े हो जाइए और लगा लीजिए तो नहीं आएंगे। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो हमारे लोग थे, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थे, ये पीछे रह गए। हमने देखा कि किस तरह से रिपोर्ट्स आई कि ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो उनका वैक्सीनेशन परसेंटेज सिसजेंडर पॉपुलेशन के मुकाबले 4 गुना कम था। अगर 4 लोग सिसजेंडर कम्युनिटी के वैक्सीन लगा रहे थे तो केवल एक बंदा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का वैक्सीन लगा पा रहा था। एंड ये सारे सवाल हमने उठाए, जिसकी वजह से एक डिमांड उठी कि सेपरेट वैक्सीनेशन सेंटर होना चाहिए। डिसेबल्ड लोगों के लिए सेपरेट वैक्सीनेशन सेंटर खुल चुके थे। सीनियर सिटीजन्स के लिए सेपरेट नियर टू होम वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे। साधु संतों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन प्रोग्राम थे। होमलेस लोगों के लिए थे, लेकिन ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नहीं थे। और ये उनकी डिमांड थी कि उनके लिए सेपरेट हो ताकि उनको डिस्क्रिमिनेशन ना मिले और वो आसानी से जाकर लगा सके। अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति को क्या परेशानी है वैक्सीन लगाने में? आपको परेशानी ये समझनी चाहिए पहले तो कि स्लॉट कैसे बुक करेंगे। अक्सर लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं, ना वो इतने पढ़े लिखे हैं, ना वो इतने समझदार हैं, ना उनके पास इतना तेज वाईफाई है कि वो उस रेस में इमीडिएटली स्लॉट बुक कर पाते हैं। फिर आप कहोगे अरे नहीं, लेकिन आजकल तो वॉकिंग भी स्टार्ट हो गया तो ऐसे ही जाके लगा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या दिखाएंगे अपना आइडेंटिटी कार्ड? कई ट्रांसजेंडर लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं है। अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप क्या सोच रहे हैं? उनके पास पासपोर्ट होगा, उनके पास पैन कार्ड होगा, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा? वेरी वेरी डिफिकल्ट। आधार कार्ड है भी तो उसमें नाम पुराना है, फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी पुराने नाम पे आएगा, पुराने जेंडर पे आएगा, उसको कहाँ दिखाएंगे? उसका क्या फायदा? तो इससे अच्छा लगाओ ही मत। वहां पहुंच जाते हैं तो भीड़, 4-4 घंटे लाइन में खड़ा होना है और उस 4 घंटे तक उनको लोग घूर घूर के देखते हैं। कैसे होगा? बहुत सारे ट्रांसजेंडर लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे, वो सवाल पूछते थे कि ये बताइए डॉक्टर साहब कि हम जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, जिसमें हम ईस्ट्रोजन ले रहे हैं, कुछ कुछ लोग प्रोजेस्टेरॉन ले रहे हैं, एंटी एंड्रोजेंस ले रहे हैं, कुछ टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस ले रहे हैं, तो ये बताइए क्या इस दवाई का कुछ इफेक्ट होगा? हमने सुना है थ्रोम्बोसिस होता है, तो क्या क्योंकि ईस्ट्रोजन भी हम ले रहे हैं तो थ्रोम्बोसिस होने के चांस बढ़ जाएंगे? और हमारे पास कोई रिसर्च नहीं था उनको ये बताने के लिए कि नहीं, ट्रांस व्यक्तियों में हमने इसको स्टडी किया है और इसमें कोई एडिशनल रिस्क हमको नहीं दिखाई दी। तो ये सारे प्रॉब्लम जो थे वो फेस कर रहे थे, लेकिन एक उम्मीद की किरण अब जाकर जागी है। ये आप देख सकते हो कि 24 जून, आज से बस 4-5 दिन पहले की खबर है कि दिल्ली में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक वैक्सीनेशन सेंटर डेडिकेटेड खुला है। So this is some hope that finally we are getting. इस प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करते करते बस यही कहूंगी कि देयर इज अ कोट व्हिच सेज दैट द मेजर ऑफ अ सिविलाइजेशन इज हाउ इट ट्रीट्स इट्स वीकेस्ट मेंबर्स। जो सबसे कमजोर होते हैं हमारे समाज में, हम उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं, इससे हमारी जो है इंसानियत की पहचान होती है। और ट्रस्ट मी, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, अगर आप उनकी जिंदगी को जानेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि वो सबसे वीकेस्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी में से एक हैं। और आज ये सवाल हम सबसे है कि हम उनके साथ क्या बर्ताव करें। और एक सवाल और भी है कि जो वायरस है, हमने कहा था इट्स अ ग्रेट इक्वलाइजर। अमीर हो गरीब हो सबको होता है, सबको ऑक्सीजन की कमी होती है। सीरियसली, डू यू थिंक इट्स अ ग्रेट इक्वलाइजर और इट्स जस्ट अ रिमाइंडर ऑफ द इनइक्वालिटी एंड द इनजस्टिस इन द सोसाइटीज? जो गरीब थे वही ज्यादा मरे हैं, अमीर ज्यादा नहीं मरे हैं। अगर हम गलत कुछ और समझ रहे हैं तो हम गलत फहमी में। With that, I'll conclude the first part of my presentation. And मैं हमेशा लिखती हूँ कि while it is the transgender persons who should be asking the difficult questions to the society, but कोई बात नहीं, we are more than happy and generous to do the labor and answer your questions. तो अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो उनको आप पूछिए and we'll be happy to answer them. Thank you, Dr. Aksa, and I must say it was a wonderful, wonderful presentation. आपने बिल्कुल प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में ही कहा था कि हिंदी में अगर जो भी हमारी लैंग्वेज है जिसमें हम बोलते हैं, अगर उसमें बोला जाए तो इट स्ट्रेटली टचेस योर हार्ट एंड इट इज एक्चुअली लाइक दैट। आई कैन मेक आउट कि अगर यही प्रेजेंटेशन इंग्लिश में हम सुनते
so probably it would have been a formal presentation, but actually Hindi se bahut zyada, at least I can say for myself and the people present here, ki it was really really very touching. And it is not the first time that I must say कि हमने ऐसा ट्रांसजेंडर इश्यूज पहले नहीं सुने हैं, ऐसा नहीं है. बहुत बार हम सुनते रहे हैं, मे बी इन सम लाइक न्यूज या कोई पैनल डिस्कशन, सम अदर, बट ऑफ कोर्स you have lived that life. So I would like to know your story, because आपने जहां से भी आज आप पहुंचे हो, you are, I must say, and you will also agree कि आप एक privileged section of the society में आ गए हो. You are not the people who are like the story you just told us. So just tell us about your struggles, your whatever you have gone through. So जैसे मैंने बताया कि मेरी जो शुरुआत है जिंदगी की, वो मुंबई से है. So I was born and brought up in Mumbai in a very conservative Muslim family which lived in a Mumbai का चौल, जो कि आप मधुर भंडारकर की मूवीज में देखते हैं चौल. I was also born in one of those chauls, and I am the third child of my parents. I have two elder brothers. और मुझे naturally I was raised as a boy in my childhood. I was given the name of Zakir Hussain at that point of time. But since I remember, around the age of 3 to 4 years, I remember that I identified as a girl. मुझे वो feeling थी कि ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये सही नहीं है. I know who I am, and I used to identify. तो I used to play with my girlfriends and not with the boys. But then I was admitted in an all boys school. So you can imagine the condition कि फिर हुआ ये कि भैया आप तो लड़कों वाली स्कूल में दाखला हो गए, अब वहाँ सारे लड़के. And I was not at all comfortable over there. मतलब मेरा एक भी दोस्त नहीं बना उन 12 साल of schooling life में. I remember even during the recess, जब अक्सर बच्चे भागते थे ग्राउंड की तरफ, I used to sit in the class and read books. I never used washroom during the recess क्योंकि उस वक्त दूसरे लोग भी होते थे, तो and I didn't feel comfortable. I would ask permission for during the class and I would go there. Then puberty hit me, and that was the most difficult time, because one is you start getting changes in your body which you don't identify with. तो आपको लगता है ये क्या हो रहा है आपके शरीर के साथ में, ये चेंजेस नहीं होने चाहिए थे, because children are like gender neutral, but once puberty hits, then the differences start appearing in your body. And then I also started getting attracted to my own classmates. और हमको ये बताया गया था कि अगर आप लड़के होकर किसी दूसरे लड़के की तरफ अट्रैक्ट होते हो तो आप एक गे व्यक्ति हो, और गे होना उस वक्त एक मेंटल इलनेस माना जाता था. इट वाज कंसिडर्ड टू बी इवन क्राइम. तो मुझे लगा अभी मुझे कौन सी बीमारी हो गई है. पहले तो आई यूज्ड टू थिंक लाइक गर्ल्स, नाउ आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू बॉयज आल्सो. तो ये क्या है, एंड वो हम किसी को बता नहीं सकते थे. आई हैड नो फ्रेंड्स. फैमिलीज में इतना कम्युनिकेशन हमारे नहीं था कि मैं किसी को बताऊं इस बारे में या डिस्कस करूं. बाकी जो शेमिंग होती थी, क्योंकि नेचुरली आई हैड फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मुझे उस वक्त याद है कि महाभारत चल रहा था, एंड अ कैरेक्टर ऑफ शिखंडी केम, and that became my name. तो वो सारे जो अब्यूजेस स्लर्स आपने जो सुने होंगे किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के बारे में, वो मेरे दिन के सुनने में रोज आते थे. Fortunately, I was very good in studies. I'll say I was good in studies क्योंकि और कुछ काम में ध्यान नहीं था. तो I never went out to play. मुझे साइकिल तक चलानी नहीं आती, just to tell people around here. क्योंकि I was like completely homebound, school bound. So I was in the merit list in 10th standard. Then उसके बाद में I was in the top 100 in medical entrance in the 12th. As a result, I got admission in one of the best colleges of Maharashtra, government in open category. And I was like, finally, wow, अब कॉलेज के माहौल में आएंगे, खुला माहौल होगा. कॉलेज में आते ही देखा हमने कि लड़के एक तरफ बैठ रहे हैं, लड़कियां एक तरफ बैठ रही है. आई एम लाइक, नो प्लीज नॉट अगेन, है ना. एंड जो मेडिकल स्कूल का माहौल है, मुझे लगता है बहुत ही तनावपूर्ण होता है. चाहे आप सिसजेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, जो भी हो, हर एक के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है ये 5.5 साल. और उसके ऊपर से अगर आप एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हो जो कि डिप्रेशन से भी जूझ रहा है, जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से भी जूझ रहा है, तो नेचुरली इट बिकम्स डबल वैमी फॉर यू.
बट अगेन किसी को कुछ कह नहीं सकते थे, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड आई रिमेंबर इन द थर्ड ईयर माय ब्लड प्रेशर शॉट टू 160/100. आई वाज जस्ट 20 years old at that point of time. I sought medical consultation. They were thinking कि ये प्राइमरी हाइपरटेंशन तो होगा नहीं, कोई कॉज होगा, बहुत सारी ओपीडीज के चक्कर काटे. आई वेंट टू एंडोक्राइनोलॉजी ओपीडी and that was the first time when someone asked me about my sexual orientation. I didn't know these exact technical terms at that point of time. I was still a student, but मुझे जो feelings थी वो मैंने उनको बताई. उन्होंने कहा कि don't worry, you are not having a disease, you are normal, and but तुमको बहुत ज़्यादा तनाव है, so why don't you go to the psychiatry OPD, yeah, and just consult them. So I went to the psychiatry OPD and amazing department. I still miss them all. So I spoke to them over 2 months of consultations, and that was the time when I finally got my identity. I understood that I am not a gay person. I never identified as a gay person. I knew that I was not a hijra or a Kinnar community member. So then who I was given a name, and that label was gender identity disorder. उस जमाने में उसको डिसऑर्डर कहा जाता था, बट आई वाज इवन हैप्पी टू गेट अ डिजीज का डायग्नोसिस फॉर मी. लाइक कुछ तो पता चला अपने बारे में ना. आई कैन टेल समवन कि आई हैव दिस. ओके, देन इट वाज टोल्ड टू द पेरेंट्स, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड. यू नो, अगर आप भी सोचिए, अगर आपने अपने बच्चे को 20 साल तक एक लड़के के फॉर्म में पाला है और किसी दिन आपको ये बता दिया जाए कि वो लड़का अपने आप को लड़की मानता है, और सिर्फ मानता नहीं है, अब वो चेंज भी करना चाह रहे हैं, अपनी बॉडी को चेंज करना चाह रहे हैं, नेम, जेंडर, एवरीथिंग. इट वाज अ शॉक फॉर देम. एंड वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था कि दे अपोज दिस एंटायर आइडिया. I wasn't independent at that point of time, so I had to like stay quiet. But आप जो नहीं हो ना, वो झूठी जिंदगी आप कितने साल जी सकते हो. So मेरा इसमें MBBS निकल गया पूरे डिप्रेशन में, मेरा MD निकल गया. एंड देन आई फाइनली डिसाइडेड कि देखिए, इस माहौल में मुंबई में इन रिश्तेदारों के और घर वालों के बीच में रह के तो ये होने से रहा, तो कहीं और चलते हैं. एंड दैट्स हाउ आई मेड माय जर्नी टू द सिटी ऑफ दिल्ली. आई जॉइंड अ मेडिकल कॉलेज, लॉट ऑफ न्यू फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, बहुत ही वाइब्रेंट माहौल, अच्छा लगा शुरू में. But then now, in spite of being independent, I could not do what I wanted to do, and I wanted to transition. Again, mental health went for a dip, and it went in for such a dip that I decided to kill myself. मुझे लगा कि अब इस किस्म के जीने में मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है ना, कि जहाँ जो हो वो दिखा नहीं सकते हो, जो नहीं हो उसकी एक्टिंग आपको 24/7 करनी है. बट देन आई डिडंट डू सुसाइड नेचुरली, इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ. एंड बट देन आई टुक अ डिसीजन कि आई एम नॉट गोइंग टू लिव माई लाइफ ऑन द टर्म्स ऑफ माई मदर, माई फादर, माई पेरेंट्स, or anyone else. I'm going to live life on my terms, because if I don't do that, and I can't live only, you know. And that's how 4 years back I started my journey of transitioning. It has been a difficult phase, especially वो वाला phase जब आप male to female transition कर रहे होते हो, and there's one point of time, and that was for me 1.5 years, when I didn't look like a man and I didn't look like a woman. It was so difficult to step out also, because I had started to have gynecomastia. I had long hair, but I was still wearing men's clothing. And it was so difficult that everyone would just keep staring. Once my mother told me कि अब ना हम बाहर आना बंद कर देते हैं जब तक तुम्हारी सर्जरी ना हो जाए, क्योंकि लोग सब पहले तुमको देखते हैं, उसके बाद मुझे देखते हैं कि ये इनका बच्चा है और ये इन्होंने क्या अपने बच्चे को परवरिश की है. So it was so difficult, and it was such a painful statement which she told me. But then I understood कि उनके लिए भी कितना मुश्किल है, to understand कि how people are staring at us just because we look different, right? So that happened, but fortunately today I'm here as an empowered transgender person. As Geeta, you correctly mentioned that I'm very privileged. I'm not like the average transgender person on the street. And since I am privileged, it becomes my duty now to speak for those जिनको यहाँ ये forum available नहीं है, वो नहीं आ सकते हैं यहाँ पे आपसे बात करने. तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके जो मुद्दे हैं वो आप सभी तक पहुंचाऊं. ये है मेरी कहानी. Really amazing, Dr. Aksa. And बिल्कुल that is when you were telling your story, तो मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि there are two stories actually.
एक जो सोशल स्टोरी है जो कॉमन है ट्रांसजेंडर्स के साथ, ऐसा होता है, यू नो, एंड हाउ डू दे earn for themselves, and the second part is the personal struggle that they go through, because first they have to identify their gender, and then they have to convince the society, and then the transition, जैसे you said कि 4 years, it took you 4 years for this transition. तो यही मैं actually जानना चाह रही थी कि there is a legal aspect and there is a social aspect, you know. So बहुत सारे laws बनाए जा सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, but is the actually जो legal battle won, you know, if a law is made, you have won that battle legally, is actually a social battle won at the social level, at the personal level, at the society level, जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं या जो आपके आसपास लोग हैं जिनसे आप रोज मिलते हैं. So whether it translates there also, or the scenario is, you know, that is the same, कि उधर लॉस कितने भी आप बना लीजिए, इधर पे कहानी वही है. आपने एक सेल्फ आंसरिंग सवाल पूछा है कि इसका आंसर उसी सवाल में है, और ये बहुत ही सैड स्टोरी है हमारे समाज की कि आप भले ही कानून बना लीजिए, लेकिन कानून बनाने से सामाजिक बदलाव नहीं आता. हमारे यहाँ पे कानून है कि दहेज न लिया जाए, लेकिन हम सब जानते हैं कि इवन इन दी मोस्ट एलीट बिजनेस फैमिलीज ऑल्सो ये प्रथा अभी तक है. हमारे यहाँ पे कानून है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो अलाउड नहीं है, लेकिन आप स्टडीज उठा के देख लीजिए, इवन कॉर्पोरेट्स में काम करने वाली महिलाओं के साथ डोमेस्टिक अब्यूज होता है. जस्ट बिकॉज यू आर एजुकेटेड इज नो गारंटी कि आपके साथ डोमेस्टिक अब्यूज नहीं होगा. आज बहुत ही शर्म की बात है कि हमें एक ऐसे एक्ट की जरूरत है जिसका नाम है पीसीपीएनडीटी एक्ट, जो कहता है कि भ्रूण हत्या मत कीजिए. यानी हम सोचिए कि हमारी इंसानियत किस लेवल की है कि हमें इस किस्म के एक्ट्स बनाने पड़ रहे हैं. तो आपने भी जो सवाल पूछा कि भले ही एक ट्रांसजेंडर पर्सन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट बन गया जो कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशनल स्पेसेस, डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस नहीं होगा, हेल्थ केयर में नहीं होगा, लेकिन ऑन ग्राउंड उसकी क्या हकीकत है? ऑन ग्राउंड ये है कि इवन द एक्ट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड. आई विल नॉट गो इवन फॉर सोशल चेंज नाउ. वो एक्ट फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि जितने भी बड़े अस्पताल हैं उनमें ट्रांसजेंडर वार्ड्स होने चाहिए. कहाँ पे हैं? वो कहते हैं कि ओपीडी की लाइन में तीसरी लाइन होनी चाहिए. वो ये कहता है कि ओपीडी के फॉर्म में तीनों जेंडर लिखे होने चाहिए, मेडिकल रिकॉर्ड्स में होने चाहिए. कहाँ पे हैं? नहीं है. और अगर ये भी नहीं है तो मुझे मतलब ये चीज की तो उम्मीद ही नहीं है कि लोगों के दिलों में चेंज आ गया होगा. एंड आई ऑलवेज से दिस कि किसी और ट्रांसजेंडर व्यक्ति के बारे में बात करना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं और जिनके बच्चे हैं वो ये सोचें कि कल को अगर उनका बच्चा उनसे आके कहता है कि मम्मी या पापा मैं जो आपने मुझे जेंडर दिया, आई डोंट आइडेंटिफाई विद दैट. आपने मुझे लड़के के तौर पे पाला है, बट आई थिंक दैट आई एम अ गर्ल. आई हैव ऑलवेज बीन फीलिंग लाइक अ वुमन एंड दिस इज हु आई एम. क्या आप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या आप उसको रोकेंगे एक्सेप्टेंस से, या क्या होगा उस वक्त? तो ये और मैं हमेशा पेरेंट्स की साइड लेती हूँ इसमें, ये कहते हुए कि कोई भी देखिए पेरेंट जो है ना वो अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहता. जहां वो बच्चा कहता है कि मैं एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के तौर पे आइडेंटिफाई करती हूँ, तो उनको लगता है कि इसका भी वही हाल होगा जो हमारे समाज में किन्नरों के साथ हो रहा है. क्या मेरा बच्चा भी ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगेगा? क्या ये भी सेक्स वर्क करेगा? क्या ये भी जो है शादियों में जाएगा और इसकी भी वही मजाक उड़ाया जाएगा जो हिजड़ों का आज उड़ाया जा रहा है? हमारे मुहावरे ही ऐसे, हम कहते हैं हिजड़ों की सेना, हिजड़ों की फौज, एज इफ दे आर कावर्ड्स, जबकि मुझे लगता है कि वो सबसे करेजियस लोग हैं जो इस समाज में भी जी रहे हैं. तो बहुत मुश्किल है समाज में बदलाव लाना, लेकिन मैं अपने हमेशा ट्रांसजेंडर जो कलीग्स हैं उनको ये कहती हूँ कि आप बात करिए. एवरी टाइम यू स्पीक सम हार्ट्स विल चेंज, एवरी टाइम यू स्पीक सम माइंडसेट्स विल चेंज. तो स्टार्ट स्पीकिंग, क्योंकि अगर वो ये नहीं देखेंगे कि डॉक्टर अक्सा भी ट्रांसजेंडर हैं और वो ट्रांसजेंडर होने के बावजूद ये हैं, तो उनकी इमेज तो वही होगी, उनके खौफ यही होंगे. वो ये नहीं सोचेंगे कि उनका ट्रांसजेंडर बच्चा डॉक्टर अक्सा जैसे बन सकता है, वो सोचेंगे कि उनका बच्चा वो बन सकता है जो मैंने कल देखा था सिग्नल पे मेरी कार के सामने भीख मांगते. तो आई थिंक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिवली ऑफ एवरीवन कि ये जो छवि है ट्रांसजेंडर की इसको हम चेंज करें, और हम देखें कि हम एज अ सोसाइटी क्या कर सकते हैं इनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए.
so that is what my next question actually was कि जैसे we discussed एक तो awareness, because actually I am also not aware कि wards होने चाहिए, अलग OPD line होनी चाहिए. So whatever you told, so there is of course a lack of awareness among all, I mean the society जो भी transgender rights हैं उनको लेके. So of course awareness एक point है what we can do, and इसके अलावा what do you think what other things can be done at not like legal और वो सब नहीं, जो हम day to day practices में कर सकते हैं for the of course the transgender society. In fact, I was going to talk about this in my next presentation, but I'll skip the presentation and I'll speak क्योंकि मुझे लगता है इस तरह से आपस में बात करने से ज्यादा चीजें आसानी से लोगों को समझ में आती हैं. तो अगर हम हमारा मेडिकल कॉलेज देखें, मुझे लगता है हमेशा जो शुरुआत है ना वो घर से करनी चाहिए. चैरिटी बिगिंस एट होम. तो अगर आज डॉक्टर्स हम सब बैठे हैं, आज मेडिकल स्टूडेंट्स आज सब इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, तो हमको ये सोचना चाहिए कि पहले हम अपने घर में चीजें कैसे दुरुस्त करें. एज मेडिकल कॉलेज हम क्या कर सकते हैं ताकि ये चीजें चेंज हो. सबसे पहले तो ये कि ये इमेजिन करके चलिए कि 1% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज ट्रांसजेंडर. अगर 1% ह्यूमन पॉपुलेशन ट्रांसजेंडर है तो आपके कॉलेज में अगर 500-600 बच्चे हैं तो हम 5 से 6 ट्रांसजेंडर उसमें होंगे एट एनी गिवन टाइम. लेकिन अगर वो आपको नहीं दिख रहे हैं, उसका रीजन ये कि हमने ऐसा माहौल नहीं बनाया कि वो आपके सामने आ सके. Even in my medical college life, I never came out as a transgender person, though I existed. और मुझे पता था उस वक्त कि मैं ट्रांसजेंडर, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बताया. आपके भी कॉलेज में ऐसे बच्चे होंगे जो वहां पे हैं लेकिन आज नहीं सामने आ पा रहे. तो सबसे पहले जिस तरह से मैं हमेशा फेमिनिज्म का टेम्पलेट फॉलो करती हूँ फॉर ट्रांसजेंडर राइट्स. क्या हमारे यहाँ पे विमेन्स राइट्स के लिए पॉलिसी है? बिल्कुल है. अगर नहीं पता हो तो हर मेडिकल कॉलेज में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनी है जिसको हम पहले स्पॉश कमेटी के नाम से भी जानते थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, वो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नहीं है. लेकिन क्या सेक्सुअल अब्यूज सिर्फ महिलाओं का होता है, पुरुषों का नहीं होता, या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का नहीं होता? तो वो कहाँ जाएंगे अपनी कंप्लेंट करने के लिए? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि एज इंस्टीट्यूशन वी शुड हैव अ पॉलिसी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए. आपको लगता है हम कैसे बनाएंगे? तो बड़ा मुश्किल काम है पॉलिसी बनाना. बने बनाए ड्राफ्ट्स आपको मिल जाएंगे, उनको यूज कीजिए और पॉलिसी बनाइए जो ये कहता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. अगर होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज पॉलिसी. सेकेंड इज करिकुलम चेंज, जिसके ऊपर मैंने बताया कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साथ में काम कर रहे हैं. यूएस में, कनाडा में LGBTQIA जो समाज है उसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा मेडिकल करिकुलम में होती है, क्योंकि वो मरीज भी तो बन के आएंगे आपके पास. तो आपको पता होना चाहिए उनकी क्या समस्याएं हैं, आपको पता होना चाहिए उनसे कैसे बातें करें. और ये पढ़ाएगा कौन? अगर वो पढ़ाएंगे सिसजेंडर लोग जिनको उसका लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं है, तो नेचुरली वो कैसे पढ़ाएंगे? इसलिए जैसे आज आपने मुझे बुलाया और मैं एक ट्रांसजेंडर होने के नाते आपको वो इनसाइट्स दे सकती हूँ जो शायद दूसरा व्यक्ति ना दे सके, उसी तरह आपको क्वेयर लोगों को अपने फैसिलिटेशन में इंक्लूड करना है. अपने बच्चों को एक्सपोज कीजिए, उनके स्टूडेंट्स को एक्सपोज कीजिए उनके साथ में. तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जो चीजें जेंडर न्यूट्रल हो सकती हैं सेफली कानूनन, उनको जेंडर न्यूट्रल कीजिए. आज मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूं कि मेरे वैक्सीनेशन सेंटर में मैंने कोशिश की कि वो जेंडर न्यूट्रल बने. कैसे? जो हमारे वॉशरूम्स हैं उसमें फीमेल वॉशरूम है, मेल वॉशरूम है और एक यूनिजेंडर वॉशरूम है जो कि कोई भी एक्सेस कर सकता है. एंड ट्रस्ट मी, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला वॉशरूम हमारे यहाँ पे है वो यूनिजेंडर वॉशरूम है, क्योंकि एवरीवन फील्स कंफर्टेबल. उनको पता है कि यहाँ पे कोई अब्यूज नहीं होगा, कोई नहीं होगा, हर एक कोई जजमेंट नहीं होगा आपके साथ में, राइट? उसके अलावा आप ये देखिए कि क्या हॉस्टल्स में यूनिजेंडर हॉस्टल्स हो सकते हैं? मैरिड लोग भी तो रहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स, है ना? हमारे पास यूनिजेंडर हॉस्टल्स होते हैं, वो अंडर ग्रेजुएट में क्यों नहीं हो सकता? जब बच्चे अलग अलग कमरे में ही रह रहे हैं, सिंगल ऑक्यूपेंसी में अगर रह रहे हैं, तो क्यों नहीं हो सकता कि यूनिजेंडर हॉस्टल्स हो? ओटी के चेंजिंग रूम्स की अगर हम बात करें तो वो मेल फीमेल हैं. क्यों चेंजिंग रूम्स जो हैं वो कॉमन नहीं हो सकते, यूनिजेंडर नहीं हो सकते विद प्रॉपर प्राइवेसी? मैं ये कहती हूँ, क्या ये ठीक है कि एक पुरुष दूसरे पुरुष के सामने जो है कपड़े उतार दे, उसको शर्म नहीं आती?
क्या महिलाओं को एक दूसरे से शर्म नहीं आती? तो ये यूनिजेंडर मतलब फीमेल चेंजिंग रूम और मेल चेंजिंग रूम का कॉन्सेप्ट कहाँ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हम लेके आ गए? तो हमारे को अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। उसके अलावा हम देखें कि बिल्कुल एक जो है कई बार जेंडर को हटा दें। बच्चा पैदा हुआ, हम क्यों कहते हैं आपको लड़का पैदा हुआ लड़की पैदा हुई? इंटरसेक्स बच्चे भी तो पैदा होते हैं जिनका हम सेक्स कैनॉट बी डिटरमिन्ड एट बर्थ। तो ऐसे इंटरसेक्स बच्चे जब होते हैं तब हम क्या कहते हैं? तो ये हमें ये सारे आई एम जस्ट गिविंग स्मॉल फूड फॉर थॉट, जो सोचने के लिए है कि किस तरह से हमने जेंडर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे दिया है कुछ कुछ जगहों पे जहां उसको देने की जरूरत नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ देम। आई होप वी हैव टाइम फॉर दैट, जो शायद दूसरे लोग सोचे भी नहीं इसके बारे में। I remember the first day of our medical college, it was anatomy dissection hall का visit, और हमारे आंखों में आंसू थे। आंसू किस लिए थे? फॉर्मेलिन की वजह से थे, क्योंकि हमने देखे कि 20 बॉडीज जो है कैडेवर्स वहां पे रखे हुए हैं, और वो 20 कैडेवर्स में सारे मेल या फीमेल कैडेवर्स थे, कभी कोई ट्रांसजेंडर कैडेवर नहीं दिखा। और ये सवाल मैं हमेशा सारे डॉक्टर्स को भी पूछती हूँ, और आप भी इसका जवाब मुझे चैट बॉक्स में यहाँ लिख सकते हैं कि क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में कोई इंटरसेक्स या ट्रांसजेंडर कैडेवर देखा? क्यों हम जब डेड बॉडीज भी चूज करते हैं एनाटॉमी पढ़ाने के लिए, वहां भी ट्रांसजेंडर लोगों को हटा दिया जाता है? क्यों नहीं हम ट्रांसजेंडर बॉडीज को स्टडी करते हैं? आप पहुंच जाइए फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में बच्चे जो हैं एक दूसरे पे एग्जामिनेशन सीखते हैं। लड़कों को हम कहते हैं चलिए भाई शर्ट उतारिए, लेट जाइए, आपका एब्डोमिनल इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन सब होगा। कभी आपने सोचा कि अगर वो लड़का एक ट्रांस महिला है जो दिखती लड़कों जैसे, ट्रांस महिला, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी जब उसको आप कहोगे कि अपना शर्ट उतारे? उसके ऊपर क्या बीतेगी जब दूसरे लड़के उसको टच करेंगे? और ये सब मेरे साथ हो चुका है, तो इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यहाँ वो चीजें बता सकती हूँ कि बहुत ही अनकंफर्टेबल एंड डिस्गस्टिंग था। लेकिन वो कैसे बताते किसी को? वो वी कुड नॉट टेल दैट, क्योंकि दैट वुड बी आउटिंग आवरसेल्व्स एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू आउट माय सेल्फ। या आप पहुंच जाते हो सेकेंड ईयर में, जहां पे आपका क्लिनिक स्टार्ट हो जाते हैं, और क्लिनिक्स में ओटी चेंजिंग रूम्स अगेन अ प्रॉब्लम, वॉशरूम्स प्रॉब्लम, हॉस्टल्स प्रॉब्लम। मेरे कॉलेज में तो कैंटीन में भी लड़के लड़कियां अलग बैठती थी, इवन लाइब्रेरी में लड़के लड़कियां अलग बैठती थी ना। आई वाज लाइक कि ये तो 11th और 12th के कॉलेजेस से भी ज्यादा मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। तो आप सब, मैं जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ ऐसे, ताकि एक अंदाजा हो कि किस तरह से हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अपने ही सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। वी ऑल हैव टू बी अवेयर ऑफ आवर प्रिजुडिसेस। आंख बंद करके सोचिए, जब एक ट्रांसजेंडर की हम बात करते हैं, किसका चेहरा सामने आता है? उसी का आता है ना जो कि सिग्नल पे भीख मांग रहे हैं, राइट? मेरा नहीं आएगा, लेकिन शायद आज के बाद आप लोगों को मेरा चेहरा याद आने लगे। तो बस यही थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि सेंसिटाइज हो जाएं, स्टडी करें, इसके बारे में अवेयरनेस लाएं, और ट्रांसजेंडर लोगों से बात करें। ये भी एक सवाल मैं अक्सर लोगों को पूछती हूँ कि क्या आपने कभी ट्रांसजेंडर व्यक्ति से इंटरेक्ट किया है? कभी उनसे बात की है? उनको पूछा है कि उनके सपने क्या हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं? अगर आप वो करेंगे तो आप ये जानेंगे कि वो भी नॉर्मल लोग हैं, वो भी अच्छे इंसान हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं बिना डरे, बिना हिचकिचाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। Very nice, very touching speech, very touching presentation. And today we have learned so much from you that I can't tell you in words. It's wonderful, Dr. Aksa. Anyone else who wants to ask anything from Dr. Aksa? Anyone? I'll tell you one my very unique experience. One transgender came to me in GTB hospital. I can't tell you whether I should call he or she, but the person wanted a mammoplasty. So we did a augmentation mammoplasty. And finally, the person underwent genital correction also. When I met afterwards, after 2 years, I could not recognize that she was the same person
I did a augmentation mammoplasty. She was so beautiful girl. She was taking estrogens, and I was in contact with her for many years. She came to me repeatedly, and I gave her name Neeraj. She said, "Ma'am, please give me your name." So I gave her my name, Neeraj. So this was my personal experience. Yeah, yeah. Thank you, ma'am, for sharing your experience. Um, as in our discussion, Dr. Aksa, we were discussing about the awareness. So I would share my personal thing when we were like organizing this webinar, and Naima told me this, we are having this webinar on transgender or gender equality. I really Googled. I really Googled because I myself was confused that what is sex and what is gender? What is the difference between the two? So I will just read out what Google says, because many of us do understand there is third party, a third gender, that is transgender, but what is the actual meaning of a transgender? So the Google says that sex refers to the physical differences between people who are male, female, or intersex. A person typically has their sex assigned at birth based on their physiological characteristics, including their genitalia and chromosomal composition. Gender, on the other hand, involves how a person identifies. Unlike natal sex, gender is not made up of binary forms. Instead, gender is a broad spectrum. A person may identify at any point within this spectrum or outside of it entirely. This is what Google, I have quoted Google. So I want to ask you, what are your thoughts, that what is the difference between sex and gender? And simultaneously, what is the difference between a transgender and an intersex? राइट फॉर्चुनेटली गूगल पे कभी कभी सही जानकारी भी मिलती है, तो आपको जो जानकारी मिली है वो बिल्कुल ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्स, सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक. सो जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखकर कह देते हैं कि ये जो बच्चा है ये लड़का है या लड़की है. In some of the people, in some children, it may not be possible. You know, they may be having a long clitoris, they may be having undescended testes, they may be having some problem because of which आपको वो नहीं पता लग पाएगा कि लड़का है या लड़की है. तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं sex not determined at birth, या इन्हीं बच्चों को हम कहते हैं इंटरसेक्स चिल्ड्रन. फिर आप देखते हैं कि चलिए इनकी यूएसजी करके देखते हैं कि अंदर ओवरी है या अनडिसेंडेड टेस्टिस है. तो वो एक गोनाडल सेक्स उसको हम कहते हैं कि यूजिंग गोनाड्स यू कैन फाइंड आउट. फिर कई बार वहां पे भी जो है अनडिफरेंशिएटेड गोनाड्स होते हैं, तो आपको नहीं पता कि ओवरी है या यूट्रस है. Then you also go for hormonal levels, and you go for very importantly karyotyping to find out कि वहां पे X है, XX है या XY है. कभी कभी XXY भी मिल जाते हैं. तो ये सारी परेशानियां होती हैं. मैं इनको प्रॉब्लम्स नहीं मानती हूँ, ये नेचर के वेरिएशंस हैं और ये नॉर्मल हैं सारे बच्चे. इनको जबरदस्ती किसी एक इसमें डालना जो है सेक्स ग्रुप में डालना गलत है. इनफैक्ट देयर इज अ जस्ट फॉर द सेक ऑफ लॉट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, देयर इज अ जजमेंट बाय मद्रास हाई कोर्ट जिसने ये कहा है कि बच्चों पे सेक्स चेंज सर्जरी करना इलीगल है. अगर आपका बच्चा इंटरसेक्स, और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में क्या होता है, अब इंटरसेक्स बच्चा हो गया, अब पेरेंट्स कहते हैं इसको लड़का बना दो क्योंकि हमको तो लड़का चाहिए था. तो अनफॉर्चुनेटली कुछ सर्जन्स ऐसे हैं जो ऐसी सर्जरी करते हैं ताकि इस बच्चे का एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो अपीयरेंस है वो लड़कों जैसे दिखाई दे. लेकिन वो इसको जो है हम कहते हैं कि ये इस बच्चे का इसमें कोई कंसेंट नहीं है नेचुरली, और प्लस आपको नहीं पता कि ये बच्चा आगे जाके अपने आप को ऐसा गर्ल आइडेंटिफाई करेगा या एज ए बॉय आइडेंटिफाई करेगा. अगर आपने उसको लड़का बना दिया और वो बच्चा आगे जाके अपने आप को एज ए गर्ल आइडेंटिफाई कर रहा है तो आपने उसको ट्रांसजेंडर बना दिया. वहीं अगर आप कुछ साल पेशेंस रखते, रुकते और देखते तो आपको पता चलता कि इस बच्चे का जेंडर तो फीमेल है, तो आप उस तरह की सर्जरी कर सकते थे. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक पिटीशन मैंने ही खुद डाली थी दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में, जिसका जो है उन्होंने लेते हुए एक रूलिंग पास हुई है दिल्ली में. और क्योंकि जो लोग दिल्ली में काम करते हैं उनको ये पता होना चाहिए
कि sex correction surgeries on intersex children is not allowed until and unless it is life saving. Only in life saving cases it is allowed. For cosmetic reason या बच्चे को किसी एक ग्रुप में डालना है क्योंकि वो कन्वीनियंट है, स्कूल के फॉर्म में क्या दिखाएंगे, हर जगह क्या लिखेंगे, ये आपको परेशानी लग रही है, तो ये सब अलाउड नहीं है. वहीं जहां हम जेंडर की बात करते हैं, जेंडर इज योर आइडेंटिटी. आपको क्या फील हो रहा है कि आप कौन है. मेजॉरिटी ऑफ द लोगों में जो उनको सेक्स असाइन्ड एट बर्थ है वही उनकी जेंडर आइडेंटिटी भी होती है. बट इन सम पीपल लाइक मी, माई जेंडर आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द सेक्स असाइन्ड टू मी एट बर्थ, एंड देयरफॉर आई एम कॉल्ड एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन. अगर मेरी जेंडर आइडेंटिटी सेम होती तो मुझे सिस जेंडर कहा जाता. और मुझे कई बार लगता है कि यार ये तो बस दिमागी भ्रम हो सकता है ना, ये तो आपको लग रहा है, लेकिन आप हकीकत में तो हो कुछ और. Trust me, if I had not felt this, and I tried to change a lot during my teenage years. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं लड़कों जैसा सोचूं, मेरा भी अट्रैक्शन लड़कियों की तरफ हो, मैं उन्हीं की तरफ फील करूं. नहीं होता. ये बहुत ही इनग्रेन्ड है, बहुत ही फिक्स्ड आइडेंटिटी होती है. क्यों? और आई नॉट गो मच इनटू द स्टडीज, लेकिन हमने देखा है कि मेल ब्रेन अलग है, फीमेल ब्रेन अलग है. And if you do a PET scan of my brain, you'll probably find that I have a female brain, yeah, and but male body, and we know that brain is supreme over the body. So wahi hota hai. So this is the difference between gender and sex in very, very simple terms. Thank you so much for, at least I got a little bit more like practical points. Theoretically आप कितना भी पढ़ लो, अगर जब तक आप उसको अपनी भाषा में नहीं समझते हो तब तक आपको बात समझ में आती नहीं है. So one more question I want to ask कि इसी continuation में कि then why are people transgender? Is there any like scientific कुछ what can I say proven कि कुछ ऐसा होता है, या it is still under like जो भी हम कह लें कि कुछ पता नहीं है अभी उसके बारे में. Okay. अगर हम कुछ साल पहले इसके ऊपर बात करते तो हम कहते कि हमें नहीं पता फ्रैंकली, और बहुत सारी थियरीज थी लाइक विरिलाइजेशन ऑफ द फीटस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर मैं अपने जन्म की बात करूं तो इन माय केस आई वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ माय मदर, एंड शी वाज हैविंग हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड वो बहुत ही सीवियर था. शी कुड नॉट टेक एनीथिंग ओरली, एंड उस वक्त लोग अपने फैमिली डॉक्टर्स के पास जाते थे. गायनेकोलॉजिस्ट का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, फैमिली डॉक्टर्स के पास जाते थे. तो हमारे जो फैमिली डॉक्टर्स जो थे ना, वो आपके घर वालों की तरह होते थे, वो आपके लिए भी डिसीजन ले लेते थे. तो उन्होंने कहा कि देखिए आपको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, एंड वरना ये बचेगी नहीं, यानी कि माय मदर विल नॉट सर्वाइव. So my mother was given hormonal abortifacients in the first trimester of her pregnancy. But I decided to stay along, I decided not to lose that bond, and I survived. It was a failed abortion, medical abortion tha, and now the guideline for that is that in case of that you should do a surgical abortion. बट अब मेरी मदर के अंदर का मदरहुड जाग गया. उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे ये बच्चा रखना है, शायद खुदा की यही मर्जी है कि ये बच्चा रहे, पैदा हो. अब आप मुझे सलाइन से दे दीजिए, जो भी दे दीजिए, अगर खाना नहीं खा पा रही हूँ, बट आई विल मेक श्योर दैट आई हैव दिस चाइल्ड. सो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, शायद फॉर्चुनेटली I was born, and that's one of the theories, that if the fetuses are exposed to very high levels of hormones in the first trimester, then that can change the brain into the male brain or the female brain, and that could be one of the reasons. A lot of research is being done on this. Non-invasive research PET scan के form में आज available है, जो कि differentiate कर सकता है between a male functioning brain and a female functioning brain. एक बहुत बड़ी रिसर्च अभी भी अंडरवे है जो कि मेल ब्रेन्स और फीमेल ब्रेन्स को स्टडी कर रहे हैं कि उनमें कैरेक्टरिस्टिकली क्या क्या डिफरेंस होते हैं, एनाटॉमिकली क्या क्या डिफरेंस होते हैं. और अक्सर ये देखा गया है कि जो ट्रांसजेंडर फीमेल्स की जो आइडेंटिटी एज अ फीमेल है, तो उनका ब्रेन ज्यादा फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो ट्रांस मेल्स हैं उनके ब्रेन जो है वो ज्यादा मेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. द ह्यूमन जीनोम स्टडी स्टिल गोइंग ऑन.
So there are some early indications that we may find the gene for being transgender also, but yet no conclusive evidence of that. So these are some of the theories, but I always say this कि चाहे biologically जो भी reason हो, the fact is अब है, अब आपको ये decide करना है कि आप कैसे deal करेंगे, आप as a समाज क्या करेंगे, reason जो भी हो. और ये ट्रांसजेंडर लोग सदियों से रहे हैं और आगे भी सदियों तक रहेंगे. जो भी रीजन हो, अब आपको देखना है कि आप कैसे डील करेंगे इनके साथ. Very well said कि whatever may be the reason, it hardly matters. अब जो है reality, we have to accept and move ahead. And here I would like to quote a very famous quote by our ex-US General Secretary Kofi Annan, who said that gender equality is more than a gap in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development, and building good governance. जब भी हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, मी बीइंग अ फीमेल, मेरे दिमाग में हमेशा फीमेल फेमिनिज्म या फीमेल वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब की बातें आती हैं. एंड व्हेन वी एक्चुअली हियर सच थिंग्स एंड द चैलेंजेस ऑफ ट्रांसजेंडर्स, तब एक्चुअल सिनेरियो समझ में आता है कि देयर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसके बारे में बात भी नहीं की जाती है. जेंडर इक्वालिटी में कम से कम औरतों के इनइक्वालिटी की बात तो की जाती है. They accept कि भैया females are like not given their rights and whatever it may be. There is a section of the society जिसके बारे में we are not even talking about. So this is one such activity I think which should be done everywhere in a very frequent manner, because awareness and unawareness, whatever we can say, is the main reason क्योंकि उनके बारे में सोचा ही नहीं जाता है. And they are part of our society and their contribution is very important for the development of society or our country and human race in all. अगर मैं ट्रांसजेंडर्स की बात करूं, what I know is आपसे तो आज पहला मेरा इंटरेक्शन है, बट द सेलिब्रिटीज या जो भी अगर कोई आते हैं तो एक शबनम मौसी वाज वन एमएलए जो एक इलेक्शन जिन्होंने लड़ा था फर्स्ट टाइम. देन ऑफ कोर्स लक्ष्मी त्रिपाठी, मूवी भी उनपे बन चुकी है लक्ष्मी. तो दीज आर द वेरी फ्यू नेम्स फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो हमारे दिमाग में, अगर जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव अगर कुछ आना है तो, नहीं तो वट एवर इट इज. आप तो ट्रैफिक सिग्नल्स का जैसे बोल रहे हो. आई एम फ्रॉम भोपाल, फ्रॉम अ लिटिल बिट टायर 2 सिटी. तो वहां पे तो जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो दे कम फॉर द नेग एंड पैसा एंड व्हाटएवर. सो दैट इज द ओनली मेमोरी व्हिच आई हैव फॉर द ट्रांसजेंडर्स. So there is lot of like work to be done to create awareness first of all about the community, and of course then the rights and everything which we have definitely talked today. So it was definitely an enlightening session for me and I hope everyone present here उनको काफी ज्यादा awareness हुआ होगा about the transgender community. Before we wind up, I would like to ask anyone any question or anything whatever if they want to say. Ma'am, Nija ma'am, so shall we wind up? Definitely. Okay. Okay. So thank you so much, Dr. Aksa. It was really a pleasure to have you today. And I feel pleasured because